वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डिवाइन पिग बुचर का एपिसोड नंबर 17। एपिसोड में आगे बढ़ने से हम पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नाइन हेवन अलायंस और थंडर अलायंस में के बीच में फाइट हो रही थी। वहाँ पर हमारे हथौड़े वाले बंदे के ऊपर सामने वाली टीम ने बहुत ही तगड़ा वाला इलेक्ट्रिसिटी का हमला कर दिया था, वो भी पल्पल इलेक्ट्रिसिटी से, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसकी वजह से वहाँ पर वो घुटनों के बल गिर गया। तभी वो थंडर लाइन अलायंस का बंदा उसके सामने आता है और कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक रेलम का गैप है, मगर हम यहाँ पर मास्टर रेलम में हैं। यहाँ पर एक रेलम का गैप भी इतना ज़्यादा होता है कि जैसे कि धरती और आकाश, धरती भले ही कितना भी ऊपर चली जाए लेकिन वो आकाश को कभी छू नहीं पाती, वैसे ही तुम मुझे मेरे सामने किसी भी प्रकार के मैच के बराबर नहीं हो। तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। वो अपनी डोमेन के बारे में बताता है कि मेरे डोमेन में, थंडरनेट डोमेन के अंदर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही नम होती जाएगी। ये तब तक चलेगा जब तक कि तुम हिलने के काबिल भी नहीं बचोगे। अब चलो, तुम्हें मरना होगा। जाकर अपने दोस्तों के नर्क में जाकर मिलो। इतना कहने के बाद वो अब उसके गर्दन के नज़दीक अपना चाकू ले जाकर रख देता है। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी एचवान उसके पीछे आ जाता है और कहता है, हे, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ। इतना कहने के बाद ही वो पीछे देखने की ओर मुड़ता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और एचवान उसके ऊपर ब्लड शैडो बुचरिंग स्किल का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से वो एक इल्यूजन में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को पिग की शक्ल में देखता है और एचवान उसके सामने हंस रहा होता है। तभी वो इस इल्यूजन में से बाहर निकलने के लिए अपनी जिप को काट लेता है। एचवान उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो उस हमले को आसानी से रोक लेता है। एचवान का ऐसा अचानक हमला करने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो उस हमले को रोकने में बहुत ही ज़्यादा मशक्कत कर रहा होता है। मगर वो अपने माइंड में ये भी सोच रहा होता है कि एचवान अभी तो सिर्फ पॉन रेलम के फर्स्ट रैंक पर है, तभी ही ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। शायद इसके गॉड टेयर का जो टैलेंट है उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। मुझे इससे ज़्यादा ज़िंदा रहने देना नहीं होगा, वरना ये आगे जाकर हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत बनकर आगे लौटेगा। अभी वहाँ पर वो हथौड़े वाला बंदा कहता है कि येचवान, यहाँ से भागो, तुम्हारा रेलम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तुम इसके सामने कोई मैच नहीं हो। तभी वो बंदा उसकी बातें सुनने के बाद कहता है, भागना? यहाँ से भागने की ज़रूरत भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर सारे भागने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। इतना कहने के बाद वो येचवान को बहुत ही तगड़ी वाली लात मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है और हमें लगता है कि वह यहाँ पर मर चुका है। तभी उसको भी यही लगता है। वहाँ पर वो सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरी एक किक यहाँ पर पोंड्रेलम के बंदों को मारने के लिए काफ़ी है। सीन शिफ्ट होता है, एच1 की तरफ जाता है। एच1 अभी भी जिंदा है और वो उसकी बातें सुनने के बाद हंस रहा होता है। तभी हथौड़े वाले बंदे के ऊपर सीन जाता है। वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि एच1, ये बच्चे ने मुझे एक क्षण का हमला करने के लिए, यानी कि एक पल मूवमेंट देने के लिए मेरे ऊपर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। मैं इसकी जान का बदला लेकर रहूँगा। इतना कहने के बाद वो माउंटेन स्प्लिटिंग हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर हम देखते हैं कि वो बंदा भी अपनी रेड लाइटिंग को अपनी स्पॉट्स में भरने के बाद उस हमले को ऊपर रोकने के लिए हमला करता है, जिसकी वजह से वो हथौड़े में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा इलेक्ट्रिसिटी को संभाल नहीं पाता। वो उसका हमला नहीं संभाल पाता और नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी नम हो जाता है, क्योंकि उसने पहले भी बताया था कि मेरे थंडर डोमेन में आने के बाद किसी की भी बॉडी भी नम हो जाती है। तभी वो हथौड़े वाला बंदा उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, मगर तुम्हें मिस जिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता होता तो तुम अभी तक यहाँ पर रुक चुके होते। इसी वजह से तुम इस जिंक को अपना हाथ भी नहीं लगा सकते, वरना तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी थंडर अलायंस के साथ क्या होगा। तभी वो थंडर अलायंस का बंदा उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि हाँ, नहीं नहीं अलायंस, तुम अभी भी सोचते हो कि हमारी अलायंस और तुम्हारी अलायंस के बीच में समान अंतर है, मगर ये तुम भूल चुके हो कि हमारी थंडर अलायंस कितनी ज़्यादा ऊपर है। और ज़्यादा चिंता मत करो, हम तुम्हारी वो मिस जिन को मारेंगे नहीं, मगर हम उसके साथ कुछ मज़ा ज़रूर करेंगे। उसकी ऐसी गंदी बातें सुनने के बाद हमारा हथौड़े वाला बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा और निराशा में कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, मिस सिंह के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उसकी ऐसी बातें चल ही रही होती हैं, तभी हम देखते हैं कि वो थंडर अलायंस के बंदे के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्लेश आ चुका था। वो बंदा भी उसके तरफ देखने की कोशिश करता है, मगर वो उसको डॉज नहीं कर पाता और उसको लेफ्ट साइड पे ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला स्लेश लग चुका था। हम देखते हैं कि येचवान ने उसको लगाया था और वो कहता है फॉलिंग स्टार। उस हमले के कारण वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था।
हथौड़े वाला बंदा भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो बंदा कहता है, अपने हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि डैम बाट, तुम कमीने, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैंने तुम्हें मार दिया था और तुमने ये टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की है? उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद येचुआन अपने माइंड में सोचते हुए कहता है कि गोल्डन स्केल और सॉफ्ट आर्मर की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसकी एक किक की वजह से ही ये इतने ज़्यादा ब्रोकन हो चुका है। इसके ऊपर कई सारे क्रैक आ चुके हैं। अगर ये मुझ पर दूसरे ऐसे ही वार करेगा तो मैं आसानी से मारा जा सकता हूँ यहाँ पर। तभी एच-1 उससे कहता है कि तुम्हें लगा कि मैं मर चुका हूँ, इसी वजह से तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, जो कि मौका मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक था। उसकी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक आसानी से कर दिया। एच-1 की ऐसी बातें सुनने के बाद वो हथौड़े वाला बंदा भी अपने माइंड में सोचता है कि यह बच्चा जितना ज़्यादा बेवकूफ़ दिखता है उतना ज़्यादा है नहीं। उसकी युद्ध की रणनीति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से उसने इतने अच्छे स्तर वाले बंदे को भी आसानी से धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है अभी। थंडरलाइन अलायंस का बंदा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसकी वजह से वो सोचता है कि यहाँ पर आज एक एक्सपर्ट भी सामने की ओर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। उसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल बच्चे, ठीक किया तुमने अभी तो, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने लगता है। हम लोग फिर मिलेंगे, इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए देखने के बाद वो हथौड़ा वाला बंदा कहता है, वो भाग गया। तुम बच्चे, इतना कहता है कि तो उसके पीछे वो देखता है कि यचवान वहाँ पर गिरने वाला था। वो उसको जाकर वहाँ पर पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि मिस जिंग भी उन दोनों बंदों को हराने के बाद वहाँ पर आ रही होती है। वो कहती है कि तुम सभी लोग ठीक तो हो ना? तभी वो हथौड़े वाला बंदा कहता है कि मिस जिंग, इस बच्चे ने मेरी जान बचाई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट पे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, फिर भी वो कमीना यहाँ से भाग गया। तभी वो येचवान की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ब्रदर मैं आज ज़िंदा हूँ। वो कहता है कि मैं अभी क्विंचेंग में पहुँचने के बाद तुम्हारे साथ मसाज करवाऊँगा, फिर खाना खिलाऊँगा, बाद में तुम्हें बढ़िया से बढ़िया वाइन को भी पिलाऊँगा और तुम्हारे ऋण को चुकाने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मिस जिंग कहते हैं कि अंकल क्यान, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। येचवान को ऐसी बैड हैबिट सिखाने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ पर कब से इस बंदे को हथौड़े वाला बंदा बोल रहा हूँ। इसका नाम अंकल क्यूआन है, क्यूआन बोले तो, मगर मेरे को से ना नाम भूलने की आदत है। इसकी वजह से मैं इसको हथौड़े वाला बंदा या क्यूआन बोलूँगा तो आप प्लीज़ समझ जाना। ये सब देखने के बाद मिस जिंग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। वो अपने माइंड में सोचती है कि एक ऐसा एनिमी जो कि अंकल क्यूआन भी आसानी से हैंडल नहीं कर पाया, वो एक फर्स्ट रैंक का क्लाइंबिंग पॉइंट रेलम का बंदा कैसे उसको हरा सकता है, वो भी इतना ज़्यादा जख्मी करके। तभी हमें किसी का हाथ हिलता हुआ नज़र आता है। तभी हमें पता चलता है कि वो पहला स्पोर्ट्समैन जो कि उन लोगों के साथ दगा किया था, उसकी तरफ वो तीनों देखने लगते हैं। तभी वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल क्यान उसके सामने अपने हथौड़े को लेकर खड़े हो जाते हैं और उसके सामने देखते हुए बहुत ही ज़्यादा अपना रेड ऑरा रिलीज़ कर रहे होते हैं। तभी वो स्पोर्ट्समैन अंकल क्यान से कहता है कि ब्रदर क्यान, थोड़ी-सी दया दिखाओ, क्योंकि मेरी माँ बीमार है और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद अंकल क्यान कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे माँ बीमार है और तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। इसका मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। हमारी पुरानी फ्रेंडशिप को मद्देनज़र रखते हुए मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखूँगा और हर रात को मैं तुम्हारी पत्नी के पास जाने के बाद तुम्हारे बच्चे के लिए थोड़ा-सा शैम्पू निचोड़ूँगा। ऐसा सच में इसमें लिखा है। क्यूआन की ऐसा बातें सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ मत करो, ऐसा मत करो। अंकल क्यूआन को उसकी ऐसी घटिया बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी वजह से वो अपने हथौड़े से उसका खोपड़ा खोल देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है। इसके आगे कोई चैप्टर नहीं आए हैं, जब आएँगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इसी के साथ ये एंड होता है यहाँ पर। उसी के साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम आने वाली है कॉलेज की, जो कि 17 तारीख तक रहेगी। तब तक के लिए वीडियो शायद ना भी आ पाएँ, लेकिन शायद मैं वीडियो बना दूँ, तो फिर आ जाएँगी। मैं बाद में उसको बीच में अपलोड कर दूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको वीडियो मिल जाए सॉरी। बोलने में थोड़ी-सी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।